स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU, एंड दिस इज़ माय 15th लेक्चर, जिसका टाइटल है आपराधिक मानवबध। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत, जिसे भारतीय संसद के द्वारा हाल ही में एक नया आपराधिक कानून के रूप में पारित किया गया है, उस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड को किस धारा में परिभाषित किया गया है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है और उच्चतम न्यायालय के उस पर महत्वपूर्ण जजमेंट क्या है, निर्णय क्या है, इसका विस्तार से उल्लेख करेंगे। और आपराधिक मानवबध हत्या में क्या डिफरेंस है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली स्लाइड में जो शेयर करने जा रहा हूँ, आप उसको देखें। यह है आपराधिक मानवबध। इस आपराधिक मानवबध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसमें लिखा है कि जहां पर कोई व्यक्ति साहस्य किसी की, ये इंटेंशनल है, साहस्य किसी की मृत्यु कारित करता है या इस ज्ञान से कि उसके कार्य से मृत्यु होनी संभाव्य है या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होनी संभाव्य है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि धारा 102 ट्रांसफर ऑफ मैलिस का सिद्धांत है, यह भी आपराधिक मानवबध की कैटेगरी में आता है। अर्थात स्क्रीन पर आप देखें, स्लाइड के माध्यम से मैंने आपराधिक मानवबध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के अंतर्गत कैसे इसको परिभाषित किया गया है। धारा 100 के अनुसार, जहां पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की साहस्य मृत्यु कारित करता है, आपराधिक मानवबध होता है। अथवा जहां पर एक व्यक्ति दूसरे इस ज्ञान से यह जानते हुए कार्य करता है कि उसके कार्य का संभाव्य परिणाम मृत्यु है, यह भी आपराधिक मानवबध होगा। अथवा जहां पर एक व्यक्ति ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे मृत्यु संभाव्य है, कि संभावना है कि उस कार्य से मृत्यु हो जाए, ऐसी शारीरिक क्षति जो मृत्यु का कारण बने, वह कार्य भी आपराधिक मानवबध की कैटेगरी में, श्रेणी में रखा गया है। तो धारा 100 के अंतर्गत 3 प्रकार के मृत्यु को आपराधिक मानवबध की श्रेणी में रखा गया है। पहला, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे की साहस्य मृत्यु कारित करता है, उसे मतलब ये जानता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मर ही जाएगा, साहस्य मृत्यु कारित करता है, उसे अपने द्वारा किए गए कार्य का ज्ञान है, भान है कि जो वह कार्य कर रहा है उससे मृत्यु हो सकती है, और मृत्यु अगर हो जाए तो वह कार्य भी आपराधिक मानवबध की श्रेणी में आता है। तीसरा, जिस कृत्य को धारा 100 के अंतर्गत आपराधिक मानवबध के रूप में परिभाषित किया गया है, वह कार्य है कि जहां व्यक्ति के द्वारा की गई कोई चोट, शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु हो जाए, संभाव्य है कि ऐसी शारीरिक क्षति से मृत्यु हो जाए, तो वह भी कार्य आपराधिक मानवबध माना जाएगा। दूसरी तरफ मैंने लिखा था कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का तात्पर्य यहाँ पर है कि जैसे मैं मारना चाहता हूँ मिस्टर एक्स को, और मेरी गोली लग जाती है मिस्टर वाई को। मैं मारना तो चाहता था एक्स को, लेकिन एक्स के बगल में वाई, जिसको मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, मेरी गोली वाई को लग जाती है और वाई मर जाता है, तो यह भी कार्य आपराधिक मानवबध की श्रेणी में आएगा। और मेरी मैलिस थी, मेरा द्वेष था कि मैं एक्स को मारूं, लेकिन गोली एक्स को न लगकर वाई को लगती है, तो यह भी आपराधिक मानवबध माना जाएगा। और ट्रांसफर ऑफ मैलिस के सिद्धांत के तहत मैं आपराधिक मानवबध का दोषी होऊंगा, क्योंकि यह जो मैलिस थी वो ट्रांसफर हो गई। यह जो विद्वेष था एक्स को मारने का, यह विद्वेष एक्स से ट्रांसफर होकर के वाई का चला गया। तो यहाँ पर यह कार्य भी आपराधिक मानवबध की श्रेणी में आएगा। आप सभी को, छात्रों को जानने के लिए यह आवश्यक है कि ये जानें कि मानवबध जो होमिसाइड है, इसको अगर आप स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देखें,
आपराधिक मानववध, मानववध के आगे लिखा हुआ आपराधिक, अर्थात इसका मतलब है मानववध आपराधिक भी हो सकता है और आपराधिक नहीं भी हो सकता है। तो कौन सा मानववध आपराधिक होगा? अगर इसको आप देखें तो मानववध की परिभाषा स्क्रीन पर आप देखें, मानववध को दो शब्दों में, होमिसाइड होता है इसका अंग्रेजी शब्द, होमिसाइड। होमिसाइड दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है होमी और दूसरा है सीडो। होमी मीन्स होता है ह्यूमन, मानव, और सीडो मीन्स होता है टू कट, हाँ, काटना। अब होमिसाइड का शाब्दिक अर्थ हो गया कि मानव को काटना, टू कट ह्यूमन। होमिसाइड इन्हीं दो शब्दों होमी एंड सीडो से मिलकर के बना है, होमिसाइड। कल्पेबल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अपराधी को बोलते हैं कल्पेबल। इसके पहले जो प्रीफिक्स लगा हुआ, होमिसाइड के पहले जुड़ा हुआ शब्द आपराधिक। तो मानववध, प्रत्येक मानववध आपराधिक नहीं होता। एक व्यक्ति के, अच्छा मानववध क्या है, पहले इसको हिंदी, इसको मानववध ही बोलते हैं। मानववध क्या है? एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित करना, ये मानववध कहलाता है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग इज होमिसाइड, मानववध है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, ये मानववध है। परंतु आपराधिक, ये मानववध आपराधिक भी हो सकता है और न्यायोचित भी हो सकता है, इसे क्षम्य भी करा जा सकता है। प्रत्येक मानववध आपराधिक नहीं होता। वे ही मानववध आपराधिक होंगे जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 और धारा 101 के अंतर्गत आते हैं। और वे मानववध जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए जाते हैं, शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा में किए जाते हैं। मैंने ठीक इसके पहले जो व्याख्यान दिया था, पहले व्याख्यान में मैंने मेरी उस पर स्लाइड कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुसरण में व्यक्ति की अपनी शरीर के प्रतिरक्षा में, शरीर के बचाव में, अब जब शरीर पर आक्रमण हो, मृत्यु कारित करने के आशय से हमला किया जाए, घोर क्षति कारित करने के आशय से हमला किया जाए, रेप करने के आशय से हमला किया जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित करना वो मानववध नहीं, वो आपराधिक मानववध नहीं होता। वह मानववध तो है कि मैंने उस परिस्थिति में किसी को मारा जब मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, या किसी मेरे समक्ष किसी महिला को रेप करने का प्रयत्न किया जा रहा था, तो वहाँ पर रेपिस्ट को मारने का प्रयास किया गया, मृत्यु, रेपिस्ट की बलात्संग करने के प्रयत्न करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है, वह भी मानववध है। लेकिन वह मानववध आपराधिक नहीं है, क्षम्य है, न्यायोचित है, न्यायसंगत है। कानून ऐसी परिस्थितियों में ऐसे कृत्य को न्यायसंगत ठहराती है, मृत्यु को न्यायसंगत ठहराती है, जहाँ पर मृत्यु एक विशेष परिस्थितियों में की गई है, कि जहाँ पर मृत्यु, हमलावर की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में की गई थी कि यदि हमलावर को नहीं मारा जाता तो वह किसी महिला या बालिका के प्रति बलात्संग का अपराध करता, उसके ऊपर एसिड अटैक करता, उसे जान से मार देता, उसको घोर क्षति कारित करता, या उसका अपहरण या व्यापहरण करने के उस आशय से हमला किया है, वहाँ पे हमलावर को मारा जाना जायज़ है, कानून उसको जायज़ ठहराती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को मारा जाना सदैव या आपराधिक नहीं है, सदैव दंडनीय नहीं है। विशेष परिस्थितियाँ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दी गई हैं कि किन परिस्थितियों में मानववध क्षम्य है, किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना क्षम्य है, और कानून मानती है कि मानो कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको मतलब पहले ही मैंने इस व्याख्यान में बता रखा है कि यह भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर और संपत्ति की रक्षा में, बचाव में, यदि हमलावर की मृत्यु भी कारित कर दिया जाए तो वह मानववध क्षम्य है, जायज़ है। स्वयं कानून में दिया हुआ है कि शरीर और संपत्ति के बचाव में, ये बचाव में कब हमलावर को मारा जा सकता है, कब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है, वह क्षम्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मानववध अपराध नहीं है, वही मानववध अपराध है जो आशय, साशय, इंटेंशन के साथ, दूषित आशय के साथ, गलत आशय के साथ किया जाए, वही मानववध। इसको साधारण भाषा में समझें कि जो किसी की मृत्यु कारित की जाए गलत आशय के साथ,
दूषित आशय के साथ, दुराशय के साथ, गलत इरादे के साथ, वही मानववध आपराधिक होता है, अपराध होता है। इसी को धारा 100 के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया गया है। मैंने आपको बताया था जो प्राइवेट पत्र जो वे सभी मानववध जो धारा 35 के अंतर्गत आते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं, वे मानववध क्षम्य हैं, वे मानववध न्यायोचित ठहराए गए हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों में मानववध, एक विशेष परिस्थितियों में मानववध किया जाता है जब व्यक्ति को अपनी शरीर और संपत्ति को बचाना हो हमलावर से। तो ये कानून ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर और संपत्ति को बचाने का अधिकार है, और अवांछित हमले को, उसके ऊपर जो हमला किया गया उस अवांछित हमले को दूर करने में यदि हमलावर की मृत्यु भी कारित कर दे तो उसका कार्य क्षम्य होना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार में मृत्यु कारित कब की जा सकती है, ये धारा 34 से लेकर के धारा 44 तक में प्रावधानित किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 परिस्थितियों में यदि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है तो वह मानववध की आपराधिक मानववध होगा। पहला क्या है कि जब दूषित आशय के साथ, दुराशय के साथ किसी की मृत्यु कारित की जाए, या दूसरा जब यह जानते हुए कि जो वह कार्य कर रहा है उससे मृत्यु हो सकती है, आपराधिक मानववध होगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु होनी संभाव्य है, कि मतलब ऐसी बॉडी की जो इंजरी है, शरीर में जो क्षति कारित की गई है उसमें प्राय मृत्यु हो जाती है, तो वह भी आपराधिक मानववध होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझें, जहाँ पे क के द्वारा ख पर तलवार से हमला किया जाता है, क ख पर तलवार से उसके गर्दन पर प्रहार करता है, गर्दन कट जाता है। तलवार की क्षमता ऐसी है कि वो निश्चित रूप से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करेगी जिससे मृत्यु होनी संभाव्य है। बच भी सकता है, तलवार की इतनी चोट है कि जिससे वो बच गया, या डॉक्टर के द्वारा उचित उपचार से बचा लिया गया, तो ऐसी स्थिति में अगर वह नहीं बचा है, मर गया, तो आपराधिक मानववध, बच गया तो घोर क्षति के लिए, घोर उपहत के लिए भी उत्तरदायी होगा। अब एक दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत है, इस पर जो दिया गया है बुक में, बेयर एक्ट में, कि सड़क पर एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा इतना गहरा खोदता है जानते हुए कि जो कोई गड्ढे में गिरेगा उसकी मौत हो सकती है, और गड्ढा खोदता है, गड्ढे खोद करके गड्ढे के ऊपर वह घास बिछा देता है जिससे कि लोग यह समझ सकें कि यह गड्ढा नहीं है, और एक व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर गड्ढे का खोदा जाना और गड्ढे के ऊपर गड्ढे को ढकना, यह उस व्यक्ति का, गड्ढे खोदने वाले व्यक्ति के मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि वह गड्ढा इस आशय से खोद रहा है कि जो कोई इसमें गिरेगा, और उस पर इस आशय से कोई ऐसी वस्तु बिछाता है जिससे कोई विश्वास कर सके कि इसमें गड्ढा नहीं है और इस पर आसानी से कोई जा सके, परंतु गड्ढा गहरा है जिसमें गिरने से मृत्यु हो सकती है। अगर कोई गिर करके मर जाता है तो यहाँ पर उसका यह कार्य, गड्ढा खोदने वाले व्यक्ति का यह कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा और उसे दंडित किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला दृष्टांत है, जैसे कि यह जानता है कि एक झाड़ के पीछे ख छिपा हुआ है, ग को इस बात की जानकारी नहीं है, ग से कहता है कि वह झाड़ पर गोली चलाए तभी वह उसे मानेगा कि उसका निशाना सही है। क के ऐसा कहने पर ग झाड़ पर गोली चला देता है और झाड़ के पीछे बैठा हुआ ख मर जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि ग किसी बचाव का लाभ लेते हुए ग बच भी जाए, लेकिन क आपराधिक मानववध का दोषी होगा। क आपराधिक मानववध का दोषी इसलिए होगा कि क ने ग को उकसाया है, और वह जो मृत्यु कारित की गई है, जो मानववध हुआ है ग के द्वारा, वह आपराधिक इसलिए हो गया कि क का दूषित आशय है। क यह जानते हुए झाड़ पर गोली चलवाता है कि उसे जानकारी है कि झाड़ के पीछे ख बैठा हुआ है। तो यद्यपि तथ्य की भूल का बचाव या वहाँ पर झाड़ी के पीछे ख बैठा है, इस तथ्य की विद्यमानता के विषय में ग का ज्ञान न होना, ग को जानकारी न होना, हो सकता है कि ग के कार्य को कानून क्षम्य कर दे, परंतु क के कार्य को अपराध माना जाएगा, क्योंकि क के उकसाहट में ही
क के कहने पर ही ग ने उस झाड़ी पर गोली चलाई जिसके पीछे ख बैठा हुआ है, कोई कुछ काम कर रहा है, किसान है, कोई काम कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क हत्या के आपराधिक मानववध के दुष्कर्म का दोषी माना जाएगा और दंडित किया। ये दृष्टांत ऐसे हैं जो आपराधिक मानववध में आप इसको समझ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 के अंतर्गत 5 अपवाद दिए गए हैं। उन 5 अपवादों के अंतर्गत भी ये माना गया है कि वे सभी आपराधिक मानववध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आते, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अर्थात आपराधिक मानववध 2 धाराओं में आप इसको पढ़ेंगे। एक तो धारा 100 में आपराधिक मानववध 3 रूपों में परिभाषित किया गया है। एक दूसरा धारा 101 में जिसमें मर्डर को परिभाषित किया गया, हत्या को परिभाषित किया गया है, उसमें 5 अपवाद बताए गए हैं कि 5 परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाए तो वह मात्र आपराधिक मानववध माना जाएगा, हत्या नहीं मानी जाएगी, मर्डर नहीं माना जाएगा। अब उसी को देखते हैं वे 5 परिस्थितियां कौन सी हैं जिन परिस्थितियों में अगर एक व्यक्ति दूसरे की मृत्यु कारित करता है तो वह भी आपराधिक मानववध होगा, हत्या की कोर्ट में नहीं आएगा। वो 5 अपवाद कैसे हैं इसको स्क्रीन पर देखें। मैंने स्लाइड जो बनाया आप इसको स्क्रीन पर देखें। लिखा है मैंने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये इसकी हेडिंग है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अर्थात वे आपराधिक मानववध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते, जो हत्या की कोर्ट में नहीं आते। अब इसमें कहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये धारा आप स्क्रीन पर देखें। धारा 101 यह प्रावधानित करती है कि जब मृत्यु गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप घटित हुई हो तो ऐसे मृत्यु को आपराधिक मानववध माना जाएगा, हत्या नहीं मानी जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस स्क्रीन पर, स्लाइड में देखें, तुमने लिखा है इस पर महत्वपूर्ण केस क्या है, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। मैंने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी संक्षेप में लिखा है। संभव नहीं है कि स्क्रीन पर सारी सूचना, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो मैंने उसको संक्षेप में भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि के.एम. नानावती, इस पर बहुत महत्वपूर्ण केस है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया कि प्रकोपन गंभीर था परंतु अचानक नहीं। और धारा 101 का लाभ लेने के लिए प्रकोपन का केवल गंभीर होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि वह अचानक प्रकोपित हुआ हो, अचानक नहीं। अतः अभियुक्त आपराधिक मानववध का दोषी है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इसको तथ्य को समझेंगे। फिर मैंने लिखा है, इधर देखें, धारा 101 के अंतर्गत कोई भी मृत्यु आपराधिक मानववध तभी मानी जाएगी जब ऐसा प्रकोपन लोक सेवक द्वारा न दिया गया हो, एक, और दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु कारित की है स्वेच्छा प्रकोपित न हुआ हो, स्वेच्छा प्रकोपन न हो। ये 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है, हत्या नहीं मानते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसकी फिलॉसफी क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर रहा है, आवेश में आकर के अचानक आवेशित हो जाता है और अपने आत्म संयम की शक्ति, मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति से क्षीण हो जाता है और प्रकोपित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, प्रकोपित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे या किसी अन्य व्यक्ति की, वहीं पर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, तो उस व्यक्ति को उसी पायदान पर नहीं रखा जाना चाहिए जिस पायदान पर ऐसे व्यक्ति को जो डेलिब्रेट किलिंग करता है, जानबूझ करके किसी की मृत्यु कारित करता है, उसको उसी पायदान पर नहीं रखा जा सकता है। इसी फिलॉसफी, इसी दर्शन के तहत थोड़ा लाभ दे दिया जाता है मृत्यु कारित करने वाले को, सजा कम हो जाती है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित की गई को हत्या की कोर्ट में, मर्डर की श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं रखते। अर्थात धारा 101 का जो प्रथम अपवाद है, धारा 101 ब्रैकेट में 1 के अनुसार, जहां पर कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप प्रकोपित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे या अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा, हत्या का नहीं, बशर्ते कि
ऐसी बशर्ते कि वह प्रकोपन, वह व्यक्ति स्वेच्छा अपने आप ही गुस्से में न आ गया हो, आवेश में न आ गया हो, उसको प्रकोपित किया गया हो, ऐसी परिस्थितियां हों जिससे कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अपने मानसिक नियंत्रण, अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण खो देता है, अथवा ऐसा प्रकोपन किसी लोक सेवक के द्वारा लोक न्याय की अवृद्धि में कार्य करते हुए लोक सेवक के द्वारा किए गए कार्य से कोई व्यक्ति प्रकोपित न हुआ हो। और तीसरा है कि ऐसा प्रकोपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुसरण में न हुआ हो। ये 3 कंडीशन हैं, जिस कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने को मात्र आपराधिक मानववध मानते हुए दोषमुक्त किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 101 में 5 अपवाद दिए गए हैं, 5 प्रकार की डिफेंस दी गई हैं और जनरल डिफेंस का लाभ सदैव अभियुक्त को प्राप्त होता है। अभियुक्त को ही ये साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड को ही ये साबित करना होगा न्यायालय में कि जिन परिस्थितियों में उसने मृत्यु कारित की वे परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसको गुस्सा दिलाया गया, उसको आवेशित किया गया, उस आवेश में आकर के उसने अपने मानसिक कंट्रोल पर, उसने अपनी सेल्फ कंट्रोल उसने खो दिया और उसने प्रकोपन देने वाले व्यक्ति को, आवेशित करने वाले व्यक्ति को, गुस्सा दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। परंतु ऐसा प्रकोपन देने वाला व्यक्ति कोई लोक सेवक न हो, कोई सरकारी सेवक न हो, पहला। दूसरा, ऐसा प्रकोपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान न किया गया हो। अब इसको दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि पुलिस अधिकारी न्यायालय के वारंट के तहत वह गिरफ्तार करने के लिए किसी प्रधान को गांव में जाता है। प्रधान किसी अपराध का वांछित व्यक्ति है या शहर में कोई सभासद है, उस सभासद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है। सभासद ने कोई अपराध कर रखा है, पब्लिक फंड का दुरुपयोग किया हुआ है, न्यायालय ने उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, उसी वारंट को लेकर के पुलिस गिरफ्तार करने जाती है। पुलिस को घर पे आता देख सभासद पुलिस के ऊपर आक्रमण कर देता है और पुलिस की किसी एक सदस्य की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ पर सभासद को हत्या का दोषी माना जाएगा, उसने हत्या का अपराध किया है और उसको किसी भी मामले में आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाएगा कि सभासद को गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस जा रही है, पुलिस अपने कार्यों का निष्पादन कर रही है, न्यायालय के आदेशों के पालन में उसको गिरफ्तार करने के लिए गई है और उससे आवेशित होकर के, आक्रोशित होकर के आवेश में आ जाता है सभासद और वह पुलिस टीम पर हमला कर देता है जिसमें एक व्यक्ति मारा जाता है। यहाँ पर सभासद हत्या का दोषी होगा और उसे धारा 101 के प्रथम अपवाद का लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, किसी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय में अभियुक्त कुछ बोल रहा होता है और अभियुक्त के बोलने पर न्यायाधीश से कहता है कि वह स्वयं अपराधी है, स्वयं हत्या के मामले में वह वांछित है और उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा सुनने के पश्चात न्यायाधीश के समक्ष खड़ा हुआ व्यक्ति, अपराधी, न्यायाधीश पर ही हमला कर देता है या किसी इस कोर्ट के किसी कर्मचारी पर हमला कर देता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर यह कार्य हत्या माना जाएगा और आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यायाधीश है या न्यायाधीश जो कार्य कर रहा है वह पब्लिक जस्टिस में कर रहा है या लोक न्याय की वृद्धि के दौरान लोक सेवक वह कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अभियुक्त को इस धारा का बचाव प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है कि प्राइवेट डिफेंस के दौरान जो है ये मृत्यु नहीं कारित की जानी होनी चाहिए। अर्थात जहाँ पर दो व्यक्ति, जहाँ पर हमलावर ने हमला किया है और हमलावर के हमले में जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है उस हमले का परिणाम जो है वह मृत्यु नहीं है या घोर क्षति नहीं है, उसमें यदि हमलावर की मृत्यु कारित कर दी जाए तो वह हत्या माना जाएगा, आपराधिक मानववध नहीं होगा। वह प्रत्यक्ष रूप से मर्डर माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। तो ये 3 शर्तों के अधीन यह छूट तभी प्राप्त होगी। इसका बचाव अभियुक्त को तभी मिलेगा जब अभियुक्त न्यायालय में यह साबित करने में सफल हो जाए
कि जिन परिस्थितियों में उसने मृत्यु कारित की है, उन परिस्थितियों में कोई स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति भी अपने सोचने की शक्ति से, चिंतन की शक्ति से क्षीण हो जाता है और उस परिस्थिति में वो मृत्यु कारित की गई है। अतः इस उस मृत्यु को आपराधिक मानववध माना जाए, हत्या की कोर्ट में न रखा जाए। अब इस पर एक केस है, आप स्क्रीन पर देखें, वह केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन पर आप सभी छात्र देखेंगे कि मैंने एक केस लिखा है इसमें, के.एम. नानावती वर्सेज महाराष्ट्र राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस के तथ्य को संक्षेप में मैं उद्धृत करना चाहूँगा, जिससे कि आप इस केस के तथ्य को समझें कि कैसे इस केस में घटना घटित हुई और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने सजा कम करने से इनकार कर दिया। के.एम. नानावती एक नौसेना का अधिकारी होता है और के.एम. नानावती को अपने एक मित्र की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था। तथ्य इस प्रकार से थे कि के.एम. नानावती जो नौसेना का अधिकारी होता है, जब वह अपने ऑफिस से आता है तो अपने मित्र आहूजा को अपने घर पर वह अपनी पत्नी के साथ देखता है। पत्नी से पूछे जाने पर पत्नी, उसकी अभियुक्त की पत्नी, उसके मित्र आहूजा के साथ संबंधों को स्वीकार कर लेती है कि वह उसके साथ उसके संबंध हैं, और वह यह पूछे जाने पर कि वह पति के अतिरिक्त उसके मित्र आहूजा से भी उसके संबंध हैं। इस बात से वह अभियुक्त के.एम. नानावती बहुत ही आक्रोशित होता, आवेशित होता है। पुनः वह अपने ऑफिस जाता है, कार्यालय जाता है और अपनी पिस्टल लेता है, पिस्टल में गोली भरता है और पुनः घर पे आता है। अपनी पत्नी और बच्चों को लेता है और वह सिनेमा घर जाता है, मूवी देखने के लिए जाता है। पत्नी और बच्चों को सिनेमा घर में छोड़ करके और अपने मित्र के घर जाता है और अपने मित्र को गोली मार देता है और पुनः आकर के बच्चों और पत्नी को लेकर के अपने घर चला आता है। संदेह होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। के.एम. नानावती को गिरफ्तार किया जाता है। के.एम. नानावती पुलिस के समक्ष स्वीकार करता है, न्यायालय के समक्ष भी स्वीकार करता है कि ऐसी परिस्थितियों में उसने अपने मित्र आहूजा की मृत्यु कारित की है। अब न्यायालय के समक्ष इस मामले में ये मानना था कि क्या के.एम. नानावती को भारतीय दंड संहिता, जो पहले IPC था, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 में मर्डर माना जाए या धारा 300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत, जिसमें हत्या को परिभाषित किया गया था, गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप यदि मृत्यु कारित की जाए तो उसे आपराधिक मानववध माना जाए। क्या अभियुक्त को इसका लाभ दिया जाए या न दिया जाए? मामला उच्चतम न्यायालय में जब यह लाया गया तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा यह निर्णित किया गया कि प्रस्तुत मामले में साक्ष्यों के आधार पर, तथ्य के आधार पर यह माना जा सकता है कि जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा अपने मित्र की मृत्यु कारित की गई, वे परिस्थितियां गंभीर तो थीं। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा जाना, वह परिस्थिति किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को विचलित कर सकती है और वह व्यक्ति अपने आत्मचिंतन के शक्ति से क्षीण हो सकता है और यदि उस स्थिति में मृत्यु कारित करता है तो आपराधिक मानववध माना जाना चाहिए। परंतु प्रस्तुत मामले में के.एम. नानावती के द्वारा अपने दोस्त की मृत्यु उस समय कारित की गई जब वह घटना घट चुकी थी और वह के.एम. नानावती अपनी पिस्टल से, मतलब अपने ऑफिस जाकर के पिस्टल में गोली भरना और फिर बच्चों को ले आकर के मूवी करना, वहाँ छोड़ करके फिर मित्र के घर जाना और वहाँ गोली मारना, ये परिस्थितियाँ तो गंभीर थीं, लेकिन जो मृत्यु कारित की गई थी वह अचानक मृत्यु कारित नहीं की गई थी। यह जो अंतराल है, जो समय का अंतराल है, उसमें उस व्यक्ति को सोचने का पर्याप्त समय मिल गया। अतः ऐसी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय ने धारा 301 का लाभ, 300 के प्रथम अपवाद का लाभ नहीं दिया
और माना कि केएम नानावती वह आपराधिक मानववध वह हत्या का दोषी है, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य को उसकी सज़ा को कम कर दिया गया और आजीवन कारावास में उसे तब्दील कर दिया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जिस शब्दावली धारा 300 प्रथम अपवाद में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उस शब्दावली का निर्वचन करते हुए यह निर्णित किया कि धारा 301 में जो वर्ड शब्दावली यूज की गई है, लिखा हुआ है कि जब कोई मृत्यु गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप कारित की गई हो, तो यहाँ पर न केवल गंभीर बल्कि अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप जो और शब्दावली है वहाँ पर अथवा शब्दावली का यूज नहीं किया गया है। अगर अथवा यूज किया गया होता तो केएम नानावती को लाभ प्राप्त हो जाता। उसमें जो और शब्दावली का यूज किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि न केवल परिस्थितियाँ गंभीर हों जिससे व्यक्ति आवेशित आक्रोशित हो जाए, प्रकोपित हो जाए, बल्कि वह जो प्रकोपन है गंभीर के साथ साथ अचानक प्रकोपन होना चाहिए, अचानक आवेशित हो जाना चाहिए और उस अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अगर मृत्यु कारित करता है तो वह आपराधिक मानववध माना जाएगा। यहाँ पर जो समय अंतराल है कि अपनी पत्नी को देखना, पत्नी से पूछताछ करना, पत्नी की स्वीकारोक्ति, फिर पुनः ऑफिस जाना और पिस्टल लेना, फिर उसे अपने मित्र के घर जाना, ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में उसे सोचने का जो पर्याप्त समय मिल गया। यह डेलिब्रेट किलिंग है, यह जानबूझ करके मृत्यु कारित की गई है। यह गंभीर परिस्थितियां तो हैं परंतु अचानक प्रकोपन नहीं है, इसलिए धारा 300 के प्रथम अपवाद का लाभ केएम नानावती को प्राप्त नहीं होगा। सभी छात्रों को ये बात बहुत ध्यान रखनी, बहुत लीडिंग केस है ये। और हाल ही में इस पर एक मूवी बनी थी रुस्तम। उस रुस्तम मूवी का जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वह इसी घटना पर, इसी वाद पर आधारित तथ्य के आधार पर वो मूवी बनी थी। तो ये केस बहुत लीडिंग है केएम नानावती का। अब इसके दूसरे खंड को देखें, स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के आधिक्य में यदि बल प्रयोग किया जाए और मृत्यु हो जाए तो ऐसे मृत्यु आपराधिक मानववध मानी जाएगी। इसको मैंने दो भागों में बांटा है। एक तरफ लिखा है धारा 101, ये 2 में लिखा हुआ है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानून बना है, उसकी धारा 101 में क्या लिखा है 102 में कि धारा 101 उपधारा 2 के अनुसार जब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुसरण में सद्भावपूर्वक पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य करते हुए यदि अधिक बल प्रयोग कर दिया जाए और मृत्यु हो जाए तो ऐसी मृत्यु बिना किसी पूर्व चिंतन के हो तो अभियुक्त को धारा 101 उपधारा 2 का बचाव प्राप्त होगा। उसके द्वारा की गई मृत्यु आपराधिक मानववध मानी जाएगी। दूसरी तरफ मैंने लिखा है, केस लिखा, आप देखेंगे स्क्रीन पर कि नाथन लिखा है, नाथन बनाम नाथन वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1972। अभियुक्त, इसमें तथ्य मैंने इसको संक्षेप में लिखा है कि अभियुक्त ने मृतक से पट्टे पर भूमि लिया और भूमि स्वामी अपनी उस पट्टी की जमीन पर फसल काटने का प्रयास कर रहा था। अभियुक्त ने मृत्यु कारित की। मृतक के पास कोई ऐसा हथियार नहीं जिससे अभियुक्त को मृत्यु या घोर उपहति कारित होने की आशंका हो, अतः नाथन आपराधिक मानववध का दोषी है, ये निर्णय आया। इसको मैं संक्षेप में स्लाइड पे संभव नहीं है चूँकि, और हिंदी भाषी छात्रों के लिए मैंने ऐसा कि उनको ध्यान में रखते हुए एक कोर्स तैयार किया है। आप ये देखें कि जहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मानववध आपराधिक नहीं होता। वो इसलिए कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में संपत्ति या शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा बचाव के अधिकार में यदि मृत्यु कारित की जाए तो वह क्षम्य है, लेकिन शरीर या संपत्ति की रक्षा में अगर अधिक बल प्रयोग कर दिया जाए और मृत्यु हो जाए तो ऐसे मृत्यु आपराधिक मानववध मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर चोर है, घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करता है, गृह स्वामी को कानून अधिकार प्रदान नहीं करता कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए चोर की मृत्यु कारित कर दे, क्योंकि चोर के द्वारा किए गए कार्य से जब तक
मृत्यु की या जब तक घोर क्षति की आशंका नहीं है। अगर चोर ने चोरी करने के आशय से घर में प्रवेश किया है और चोर ऐसा हमला कर रहा है गृहस्वामी पर, या प्राणघातक हमला कर दिया है, या डंडे से या किसी भी वस्तु से प्रहार कर दिया जिससे गृहस्वामी को लगता है कि ये प्रहार कर दिया, सर फट गया, सर फट जाएगा, मार देगा, इसके हाथ में कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, प्रहार कर दिया, ऐसी स्थिति में अगर चोर को मारता है तो प्राइवेट या शरीर की संपत्ति की नहीं, बल्कि चोर अभी चोरी नहीं कर रहा, प्रवेश किया और गृहस्वामी जग जाता है। तो यहाँ पर गृहस्वामी ने चोर को ऐसी परिस्थितियों में मारा कि अगर चोर को नहीं मारता तो चोर जो प्रहार कर रहा था उससे गृहस्वामी की मृत्यु हो जाती। यहाँ पर गृहस्वामी अपनी शरीर के बचाव में चोर को मृत्युकारित करता है, तो जिससे कि घोर क्षति की आशंका थी, वहाँ पर वह बचाव प्राप्त कर सकता है। परंतु लेकिन चोर निहत्था है, चोरी करने के आशय से वह चुराई गृहस्वामी के घर में प्रवेश करके उसका ब्रीफकेस या उसका बॉक्स लेकर के बाहर निकल रहा, उस दौरान गृहस्वामी ने उसको गोली मार दी। तो यह जो कार्य है, गृहस्वामी को कानून अधिकार प्रदान करता है कि चोर से अपनी संपत्ति को बचाए, उतना बल प्रयोग करे जिससे कि वह चोर भाग जाए, भाग से उसना अपनी संपत्ति वापस कर ले। लेकिन यह अधिकार नहीं प्रदान करती कि चोर को गोली मार दे, क्योंकि यह बल का अधिक प्रयोग है। ऐसी स्थिति में गृहस्वामी को आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। तो इसलिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में शरीर के बचाव में अगर बचावकर्ता ने ऐसा बल प्रयोग किया है जिससे कि मृत्यु हुई है और अधिक बल प्रयोग किया है, तो निश्चित रूप से उसका बचाव का लाभ प्राप्त नहीं होगा, वह कार्यक्षम नहीं होगा, बल्कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा और आपराधिक मानववध के लिए वह दोषी होगा। जैसा कि नाथन बनाम मद्रास राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, प्रत्येक किसान को अपनी जमीन बचाने का अधिकार उसका लीगल राइट है कि कोई भी भूमि स्वामी अपने भूमि पर किसी भी अवांछित, अनवांटेड प्रवेश को, अतिचारी को अपने भूमि से अलग कर दे। पट्टे पर ली गई नाथन की केस में, पट्टे पर नाथन पट्टेदार है, नाथन ने भूमि पट्टे पर लिया है। 1 वर्ष के लिए सपोज अगर पट्टे पर जमीन ली गई है तो 1 वर्ष 1 दिन, 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर जो पट्टाधारक है वह उसी जमीन पर अतिचारी माना जाता है, ट्रेसपासर माना जाता है, और कानून ये कहती है कि वह अपराध करता है। अगर 1 दिन भी अतिरिक्त उस जमीन पर बना है तो वह भूमि स्वामी के अधिकार में हस्तक्षेप है, और ये एक प्रकार का अपराध है जिसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास बोलते हैं, आपराधिक अतिचार की संज्ञा देते हैं। तो जो पट्टा देने वाला व्यक्ति है, जो लेसर जिसको बोलते हैं, वह अपने पट्टाधारक से अपनी जमीन अवधि समाप्त हो जाने पर वापस लेने का अधिकारी है। अर्थात जो लेसर है इज एंटाइटल्ड टू टेक बैक हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम लेसी। जो पट्टाधारक है उससे अपनी संपत्ति को समय अवधि व्यतीत हो जाने पर वापस प्राप्त करने का अधिकारी है, और यदि उस संपत्ति पर वह बना हुआ है, कब्जा किया हुआ है, तो उतना बल प्रयोग करे जितने बल प्रयोग से वो अपने भूमि से उसे हटा सकता है। ये कानून अधिकार देती है। अब इस बात में नाथन की केस में जहां पर कि भूमि स्वामी अपनी ही भूमि को कानूनी प्रक्रिया से वापस ले सकता है, अगर पट्टाधारक उसके भूमि पर काबिज बना हुआ है तो वह उसकी सूचना थाने के पुलिस अधिकारी को दे, राजस्व अधिकारी को दे, एक कंप्लेंट फाइल करे कि यह 1 वर्ष का ये डॉक्यूमेंट है, 1 वर्ष के लिए मैंने पट्टा दिया था, 1 वर्ष अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी मेरी भूमि यह खाली नहीं कर रहा है, और संबंधित प्रशासन उस पर कार्रवाई करते हुए उसको संपत्ति से बेदखल करेगा। लेकिन भूमि स्वामी को यह कदापि अधिकार नहीं है कि वह बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए पट्टाधारक को भी बलपूर्वक उस जमीन से बाहर कर दे या गोली मार दे। ऐसी स्थिति में जमीन का मालिक होते हुए भी, भूमि स्वामी होते हुए भी, यद्यपि उस भूमि का स्वामी है और वह उस भूमि पर लगी हुई फसल, नाथन के फसल को काटने का प्रयास कर रहा था,
नाथन को लगा कि ऐसा मेरी फसल को यह काट रहा है, अपनी संपत्ति को बचाने का, अपनी फसल को बचाने का अतिचारी को भी अधिकार है, लेकिन वह बल जो प्रयोग किया, जिन परिस्थितियों में भूमि स्वामी को मारा, भूमि स्वामी के पास न तो कोई ऐसा हथियार था, न तो भूमि स्वामी की तरफ से, मृतक की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य किया गया था जिससे अभियुक्त नाथन को ऐसा प्रतीत होता हो कि मृतक के द्वारा किए गए कार्य से उसकी मृत्यु हो सकती है या घोर उपहत्य हो सकती है, घोर हमला या हमला जैसा किया गया कि उससे घोर क्षति हो सकती है। ऐसी कोई आशंका नहीं थी, बावजूद अभियुक्त के द्वारा इतना बल प्रयोग किया गया भूमि स्वामी पर जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अतः यह अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के द्वितीय अपवाद में इसका मामला आता है और वह मानववध का दोषी माना जाएगा। वह क्षम्य नहीं है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का उसको बचाव प्राप्त नहीं होगा और वह अपराधी है। एक यह केस है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। लोक सेवक के द्वारा, स्क्रीन पर आप देखिए मैंने लिखा है, जब लोक सेवक के द्वारा अधिक बल प्रयोग किया जाए तो इस पर धारा 103 या कहाँ दिया हुआ है, लोक सेवकों को प्रोटेक्शन दिया गया धारा 101(3) के अंतर्गत कि लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, मैंने उसको संक्षेप में लिखा है PS, लोक सेवक के द्वारा लोक न्याय के अभिवृद्धि के लिए किया गया कार्य। अगर लोक सेवक भी अपनी शक्ति की, जो उसको पावर मिला, उसके अधिकता में कार्य करता है, सद्भाव पूर्वक पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य करता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करता है और उस दौरान मृत्यु हो जाती है, तो लोक सेवक के द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक मानववध माना जाएगा, हत्या नहीं मानी जाएगी। अब इसको दूसरी तरफ आप देखें, स्क्रीन पर मैंने लिखा है दाखी सिंह वर्सेज स्टेट AIR 1955। इसमें तथ्य को संक्षेप में मैंने लिखा है कि अभियुक्त पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा से चोर का भागना और पुलिस अधिकारी उस कस्टडी से भागते हुए चोर पर गोली चलाता है, गोली चलाने में दूसरे की मृत्यु अभियुक्त आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। यहाँ पर पुलिस अधिकारी को अपनी अभिरक्षा में चोर को रखने का अधिकार है और कस्टडी से बाहर यदि भाग रहा है तो उतना बल प्रयोग करे जितना कि उसे पुनः गिरफ्तार, रीअरेस्ट करने के लिए, पुनः गिरफ्तार करने के लिए यथोचित बल प्रयोग कर सकता है। लेकिन चूंकि चोर और चोर के द्वारा किए गए कार्य से लोक सेवक को मृत्यु या घोर क्षति की आशंका नहीं, भागते हुए चोर, कस्टडी से भागते हुए चोर को पुनः गिरफ्तार करने में गोली चलाया जाना, कानून कहीं से किसी भी रूप में लोक सेवक को अधिकार नहीं देती कि वह गोली मार दे, गोली चला दे। अगर मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से इसे लोक सेवक को भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 उपधारा 3 के अंतर्गत आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। अब लोक सेवक को मैंने बताया कि लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार है जैसे कि साधारण व्यक्ति के विरुद्ध। मैंने इसको पहले भी बताया है कि पुलिस के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर का बचाव का अधिकार उसी रूप में है जैसे कि सामान्य नागरिक के विरुद्ध, बशर्ते थोड़ा एक कंट्रोल दिया गया है कि लोक सेवक के द्वारा किए गए कार्य से अगर मृत्यु की आशंका है या घोर क्षति की आशंका है तो लोक सेवक के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो सामान्य नागरिक के विरुद्ध शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार व्यक्ति को उपलब्ध है। अब यहाँ पर लोक सेवकों के द्वारा किए गए कार्य के, लोक सेवकों के द्वारा जो लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उस कार्य के दौरान अगर पब्लिक सर्वेंट अपने अधिकार का, प्रदत्त शक्तियों का, कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिक जाकर के अधिक अगर बल प्रयोग करे और उस अधिक बल प्रयोग में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक को बचाव प्राप्त नहीं होगा और लोक सेवक को भी आपराधिक मानववध के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और लोक सेवक भी अपराधी माना जाएगा। इस पर मैंने केस भी बताया। नेक्स्ट अब देखते हैं, अचानक झगड़े जनित आवेश में मृत्यु का होना। ये भी धारा 100 स्क्रीन पर आप देखें। इस पे कौन सी धारा याद रखनी है? धारा 101 उपधारा 4 याद रखनी है। इसमें क्या है? कल्पेबल होमिसाइड,
नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसको कैसे समझें कि यह कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा लेकिन मर्डर हत्या नहीं माना जाएगा? जहां पर अचानक झगड़े में किसी की मृत्यु कायित कर दी जाए, ऑल ऑफ सडन अगर झगड़ा हो और उसमें किसी की मृत्यु कायित हो जाए, ऐसी मृत्यु बिना किसी पूर्व चिंतन के हो, विदाउट प्रीमेडिएशन अगर ऐसी मृत्यु हो तो ऐसे मृत्यु को आपराधिक मानववध मानते हुए दोषित किया जाएगा। ऐसे मृत्यु को हत्या की कैटेगरी में श्रेणी में नहीं रख सकते। अब इस पर केस देखें। एक केस है धर्मन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। तथ्य को संक्षेप में लिखा कि अभियुक्त और मृतक में भूमि संबंधित विवाद था और उसी भूमि संबंधित विवाद को लेकर के अचानक झगड़े में मृत्यु हो जाती है। निर्णय आता है ये कि आपराधिक मानववध ये माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि भूमि संबंधी विवाद में जहां दो पक्षकारों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है और एक पक्षकार हमलावर हो जाता है और हमला इस तरह से कर देता है कि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऑल ऑफ सडन जो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिना किसी पूर्व प्लान के, पूर्व निर्धारित योजना के, वहाँ पर व्यक्ति को सोचने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता या पूर्व निर्धारित योजना ही नहीं होती या सोचने का अवसर प्राप्त नहीं होता कि जो वह कार्य कर रहा है इससे मृत्यु हो सकती है। लेकिन चूंकि इतना बल प्रयोग किया है जिससे मृत्यु हो गई है, तो इसलिए इसे आपराधिक मानववध माना जाएगा। उसे इस बात का ज्ञान था कि जो शारीरिक क्षति कारित कर रहा है, जो जितना वह बल प्रयोग कर रहा है, उससे मृत्यु होनी संभाव्य है, अतः उसके कार्य को आपराधिक मानववध की श्रेणी में लाया जाएगा, हत्या नहीं माना जाता। अब हत्या किस लिए नहीं माना जाता? क्योंकि हत्या में ये डेलिब्रेट किलिंग नहीं है, इंटेंशनल किलिंग नहीं है। अचानक झगड़े में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो इसका मतलब है कि वह प्री प्लान के तहत, पूरी योजना के तहत मृत्यु कारित नहीं की गई है या डेलिब्रेटली किलिंग नहीं है। अचानक झगड़े में व्यक्ति ने अपने सेल्फ कंट्रोल खो दिया, सोचने की शक्ति से थोड़ा छीण हुआ और उसने मृत्यु कारित कर दी। लेकिन कानून तभी मानती है कि जो वह कार्य कर रहा है, लॉ प्रिज्यूम करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के वास्तविक परिणाम को समझने के लिए भली बात सक्षम है, जब तक कि उसके विपरीत साबित न कर दिया जाए। अर्थात लॉ मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है और अपने द्वारा किए गए कार्य के स्वाभाविक परिणाम को वह जानता है या जानती है। तो ऐसी स्थिति में अचानक झगड़े में भी अगर किसी की मृत्यु कारित कर दी जाए तो उस मृत्यु को आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखेंगे, हत्या की श्रेणी में नहीं रखते। अब इस पर नेक्स्ट जो केस है आप स्क्रीन पर देखें। यह सबसे अंतिम 5वां अपवाद है धारा 101 का। क्या लिखा है कि सहमत से मृत्यु कारित करना। जहाँ पर कोई व्यक्ति सहमत होता है मृत्यु कारित करने के लिए, वहाँ पर एक तरफ मैंने लिखा है धारा 101 उपधारा 5। क्या लिखा है इसमें? जब पीड़ित वयस्क हो और मृत्यु सहन करने की सहमति दी हो, वयस्क से तात्पर्य यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, और मृत्यु सहन करने की सहमति दिया है और उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए, तो मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति मात्र आपराधिक मानववध का दोषी होगा, हत्या का दोषी नहीं होगा। अब इस पर महत्वपूर्ण केस क्या है? इस केस को देखें। दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य, AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस पर संक्षेप में मैंने फैक्ट को लिखा है कि दशरथ पासवान ने अपनी वयस्क पत्नी की हत्या कर दी। निर्णय क्या, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया कि वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। अब संक्षेप में ही मैंने इसको लिखा है। इस केस के तथ्य को देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी तरह का प्रावधान, जिस तरह का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 उपधारा 5 में है, ठीक इसी के समान प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के 5वें अपवाद में प्रावधानित किया गया था कि जहां पर कोई व्यक्ति वयस्क होते हुए 18 वर्ष अधिक आयु का व्यक्ति स्वतंत्र सहमति, स्वेच्छा मृत्यु कारित करने की सहमति देता है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां पर मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी होगा। कानून ये कहती है कि 18 वर्ष अधिक आयु का व्यक्ति था, उसने स्वतंत्र सहमति दी थी उस कार्य को करने के लिए,
तो ऐसी स्थिति में घटित मृत्यु को हत्या न माना जाए, मर्डर न माना जाए, उतना पनिशमेंट न दिया जाए। लेकिन चूंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला व्यक्ति ये जान रहा है कि जिस कार्य से मृत्यु हो रही है, भले यद्यपि वह सहमति स्वतंत्र है, स्वैच्छिक है, इसीलिए उस कार्य में उस कार्य को, उस मृत्यु को आपराधिक मानवबध माना जा रहा है। यद्यपि पनिशमेंट कम है, दंड कम है, लेकिन कार्य क्षम्य नहीं है। अब इस धारा 101 उपधारा 5 पर जो लैटिन फार्मूला है, वालेंटाई नॉट फिट इंजूरिया, वेयर देयर इज कंसेंट देयर इज नो इंजरी, जहाँ सहमति है वहाँ क्षति नहीं है, यह सिद्धांत आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति स्वस्थचित होते हुए स्वेच्छा अपनी मृत्यु कारित करने की सहमति देता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर सोए, यदि एक मरीज है, जो मरीज इलाज का खर्चा उठाने में अक्षम है, परिवार वालों को देखता है कि परिवार वाले बहुत ही परेशान हैं, मरीज अपने आप को, अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए ऐसा मरीज डॉक्टर से निवेदन करता है कि डॉक्टर, वह अपने पूरे होश-ओ-हवास में 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, वह चाहता है कि परिवार पर अनावश्यक आर्थिक संकट न आए और आप उसे कोई इंजेक्शन लगा, कोई दवा दे दीजिए या कोई इंजेक्शन लगा दीजिए जिस इंजेक्शन से उसकी मृत्यु हो जाए। और डॉक्टर इस सहमति से डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन या दवा, मेडिसिन कोई देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कानून की नज़र में वह डॉक्टर भारतीय न्याय संहिता 2023 की उपधारा 101 के 5वें खंड के अंतर्गत आपराधिक मानववध का दोषी होगा। ये कल्पेबल होमिसाइड है। और जिस वाद में मैंने, आप स्क्रीन पर आप देखें, जो सहमति से मृत्यु सहन करने का मैंने लिखा हुआ है, एक तरफ धारा 101 और 5 को लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य IR 1957, पटना हाईकोर्ट का निर्णय है। इस वाद में तथ्य को संक्षेप में आप देखें कि दशरथ पासवान को अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करने के लिए अभियोजित किया गया था। दशरथ पासवान क्लास 10th में, कक्षा 10वीं में लगातार 3 वर्ष से अनुत्तीर्ण हो रहा था, फेल हो रहा था, जबकि इसकी पत्नी पढ़ी लिखी महिला थी, वो कक्षा 10वीं पास थी और ये कक्षा 10वीं कक्षा में ये कई वर्षों से, लगातार 3 वर्षों से फेल हो रहा था, अनुत्तीर्ण हो रहा था। उस सदमे को अभियुक्त बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी पत्नी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि वह चूंकि एक ही कक्षा 10वीं में लगातार कई वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है और इसलिए वह अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। वह हताश हो चुका है और उसे प्रतीत होता है कि अब वह कक्षा 10वीं पास नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। इस प्रस्ताव को सुनते ही उसकी पत्नी ने कहा कि, जो 18 वर्ष से अधिक आयु की थी, उसने कहा कि पहले वह उसकी पत्नी को मार दे और तत्पश्चात अपना जीवन समाप्त करे, क्योंकि वह उसके पति के न रहने पर, दशरथ पासवान के न रहने पर, वह उसकी पत्नी ने निवेदन किया कि पत्नी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। पत्नी के सुझाव पर अभियुक्त दशरथ पासवान ने अपनी पत्नी पर प्रहार करता है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पत्नी की मृत्यु होती है, वैसे ही घर वालों और पड़ोसियों के द्वारा दशरथ पासवान को पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके पुलिस के हवाले कर लिया जाता है और दशरथ पासवान अपनी आत्महत्या नहीं कर पाता है। अब न्यायालय के समक्ष इस मामले को साक्ष्य के आधार पर देखते हुए विचारणा न्यायालय ने भी और पटना हाईकोर्ट ने भी यह माना कि चूंकि मृतका 18 वर्ष से अधिक आयु की थी, उसने स्वतंत्र सहमति थी, कोई दबाव नहीं था, स्वैच्छिक सहमति से उसने अपनी मृत्यु कारित करना सहन किया, इसलिए दशरथ पासवान के द्वारा अपनी पत्नी की मृत्यु कारित किया जाना यह मात्र आपराधिक मानववध माना जाएगा, हत्या नहीं मानी जाएगी और उसे आपराधिक मानववध के लिए दोषी किया गया। तो ऐसी स्थिति में यदि, परंतु यहाँ पर एक केस ये भी आता है सपेरे कि एक सपेरा पुनाई फातिमा बनाम सम्राट का केस है
कि जिसमें पुनाई फातिमा नाम का एक सपेरा है, जो उस भीड़ में आता है और भीड़ को कन्विंस करता है, समझाता है कि जो कोई भी इस सांप को लपेटेगा, अपने गले में लगाएगा, और अगर सांप काट भी लिया तो वह सांप के विष के प्रभाव को दूर रखने की पद्धति जानता है, वह सांप काटने के विष के प्रभाव को कम कर देगा। और इस विश्वास में उस भीड़ से एक व्यक्ति बाहर आता है और वह व्यक्ति उस सांप को अपने गले में लगा लेता है। जैसे ही व्यक्ति सांप को गले में लगाता है, सांप उसे काट लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर सपेरे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। अब वह भी बचाव देना चाहता है कि वह व्यक्ति जो मरा है, वह उसके कहने पर स्वेच्छा आया, और चूंकि वह भी 18 वर्ष से अधिक आयु का है, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा मृत्यु कायित करने की सहमति से मृत्यु करने की सहमति, यह उस कार्य को क्षम्य कर देती है। यह कार्य आपराधिक मानववध ही माना जाए। परंतु न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि यह हत्या है और सपेरे को हत्या के लिए दोषित किया जाए, न कि आपराधिक मानववध। क्योंकि इसमें जो सहमति है, यह सहमति जो मृतक व्यक्ति है, वह सहमति भ्रम के अधीन देता है। उस सहमति में भ्रम था, डिल्यूजन था, गलत विश्वास दिला करके ली गई सहमति भ्रम के अधीन प्राप्त की गई सहमति मानी जाती है। सपेरे ने गलत विश्वास दिलाया उस व्यक्ति को कि जो कोई भी व्यक्ति सांप को लपेटेगा गले में और सांप काटता है तो उसकी मृत्यु होगी, तो वह उसके विष के प्रभाव को कम कर देगा। ये इस बात से, इस कथन से, इस गलत विश्वास दिला करके व्यक्ति की प्राप्त की गई सहमति, यह स्वतंत्र सहमति, स्वैच्छिक सहमति, फ्री कंसेंट नहीं मानी जा सकती। यह सहमति भ्रम के अधीन प्राप्त की गई सहमति मानी जाएगी। अतः अभियुक्त बचाव का हकदार नहीं है और उसे हत्या के लिए दोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, लास्ट केस स्क्रीन पर आप देखें, किशोर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1971 का है। इसमें अभियुक्त के द्वारा मृतक पर हमला किया जाता है, 1 माह बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वह भी आपराधिक मानववध का दोषी होगा। धारा 300 के अंतर्गत अभियोजन साबित नहीं कर पाया, इसलिए उसे आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। दूसरा लास्ट मैंने एक बनाया है, इसमें आप देखें स्क्रीन पर कि घोर उपहत्य और आपराधिक मानववध में अंतर कैसे है। इसको दृष्टांत के माध्यम से स्क्रीन पर आप देखें, मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जहाँ पर हमला पहले हुआ हो और हमले में घोर उपहत्य, घोर क्षति हुई हो, FIR भी हुआ हो, चार्जशीट भी हुई हो घोर क्षति के लिए, और घोर उपहत्य हुई हो, वहाँ पीड़ित 2 माह के बाद मर जाए। जिस पर हमला हुआ था, घोर क्षति हुई थी, 2 माह बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो अब जो पहले चार्जशीट आई थी घोर उपहत्य वाली, अब उसी अभियुक्त के विरुद्ध मृत्यु का कारण चोट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताता है कि जो 2 महीने तक कोमा में था, 2 महीने तक इसका इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर इसको बचा नहीं पाए, और शरीर में अगर गोली लगी है या इस प्रकार का हमला है कि गोली नहीं निकल पाई, जिसके पश्चात 2 माह बाद, 3 माह के बाद भी अगर मर जाए, तो भले चार्जशीट आई है घोर क्षति के लिए और अभी अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, उसी अभियुक्त के विरुद्ध उसी मामले में वह आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा और उसे आपराधिक मानववध में दोषसिद्धि की जाएगी। तो मैंने इसको भी बता दिया था, सभी आपराधिक मानववध आपराधिक नहीं है, विस्तार से प्रारंभ में ही। इस तरह आपराधिक मानववध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 के अंतर्गत आपराधिक मानववध को और धारा 101 के अंतर्गत 5 जो आपराधिक मानववध बताए गए हैं, जो हत्या की कोर्ट में नहीं आते हैं, उनको भी मैंने विस्तार से बताया, और इस पर जो उच्चतम न्यायालय के केस लॉज हैं उसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया, इस विश्वास के साथ कि यदि सारी इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं, हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये PPT तैयार की है। पूरा विश्वास है कि यदि ये सारी सूचनाएँ यदि आप संग्रहित करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप 100% उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ इस व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।